किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा, पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान लेकर आए हैं आपके लिए। क्या कुछ खास रहेगा आज के अंक में, आइए जानते हैं। केंद्रीय भंडारण निगम यानी कि CWC हमेशा से ही हमारे किसानों के हित के लिए कार्य करता रहा है और कई तरह की योजनाएं भी यहां पर चलाई जा रही हैं, जिससे हमारे किसानों को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। क्या कुछ खास हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। 1957 में स्थापित किए गए केंद्रीय भंडारण निगम करीब 64 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। ये अपनी सेवाओं और जिम्मेदारियों में लगातार इजाफा कर रहा है, जिससे किसानों को और सहूलियत मिल सके। हाल ही में केंद्रीय भंडारण निगम ने भंडारण क्षमता में इजाफा करते हुए 5000 टन की जगह 6200 मीट्रिक टन भंडारण सुविधा दी है। साथ ही एक स्टेप में पहले 140 टन अनाज भंडारित किया जाता था, उसे बढ़ाकर 174 टन कर दिया गया है। इस पहल से देश भर में करीब 200 लाख मीट्रिक टन की क्षमता तक अनाज का भंडारण किया जा सकेगा। निगम में किसानों के हित में चल रही योजनाओं और आगे की रणनीति पर केंद्रीय भंडारण निगम के महाप्रबंधक प्रवीण कुमार से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय भंडारण निगम से महाप्रबंधक सैम्यूल प्रवीण कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय भंडारण निगम किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए क्या क्या उपलब्धियाँ करवा रही हैं? केंद्रीय भंडारण निगम का स्थापना जो की गई जी 1957 में, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को जो संकट बिक्री में उनको जो कम मूल्य मिलता था जी उत्पादन के बाद जी उसको, उस संकट को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि भंडारण क्षमता देश में बहुत कम था उस टाइम। तो अगर भंडारण अच्छे से करोगे और उचित समय पे उस उत्पादन का बिक्री होता है जी तो उनको उचित मूल्य प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है। तो केंद्रीय भंडारण निगम का जो स्थापना हुई थी किसानों के लिए ही हुई थी और किसान केंद्रित बहुत सारी योजनाएं जो है हम चलाते आए हुए हैं। सबसे पहला योजना हमारा जो है वो किसान प्रशिक्षण सेवा योजना है, जिसमें हम किसानों को फसलोपरांत जी उत्पादन कैसे रखना है, उसका रखरखाव कैसे करना है जी उसकी प्रशिक्षण देते हैं, जी ताकि जो हानि होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट उसको कम किया जाए और उनको भंडार गृह करने से उचित समय पे वो अच्छे मूल्य पर वो अपना उत्पादन बेच सकते हैं। सर, क्या एफपीओ के लिए और स्टार्टअप्स के लिए केंद्रीय भंडारण निगम कुछ और सुविधाएं ला रही है? हाल ही में हमने जी एक समझौता ज्ञापन किया था नैब फाउंडेशन के साथ। नैब फाउंडेशन जो है एफपीओस के साथ काम करती है और एफपीओस जो होते हैं वो किसानों का संगठन होता है, जिसमें हर एफपीओ में लगभग 1000 किसानों का एक ग्रुप होता है जी उनके साथ हम टाइप द्वारा जो फसलोपरांत प्रबंधन जी जो कर सकते हैं अनाज का, उसकी सुविधाएं उनको प्राप्त कराते हैं। उसमें मुख्य स्तर पर वैज्ञानिक संरक्षण और उसके बाद जो वेयरहाउस रिसीट सिस्टम है, जिसमें देश में हम लोग अभी ENWR सिस्टम बोलते हैं जी क्योंकि हमारे सारे भंडार गृह जो है WDRA पंजीकृत है। तो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के माध्यम से हम किसान भाइयों को ऋण उपलब्धि कराने में सहायता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट बैंक्स में आप जब प्लेज करते हैं, जिसको हम प्लेज फाइनेंसिंग बोलते हैं, उसमें कम इंटरेस्ट रेट पे किसानों को लोन मिलता है, ऋण मिलता है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे उनको मदद हो जाता है, क्योंकि अगर सरकारी ऋण नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट मनी लेंडर से
बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं और उनको दुविधा होती है, लेकिन वो समस्याएं सब दूर करने के लिए ये ENWR सिस्टम का लॉन्च हुआ था। जी। और स्टार्टअप्स के लिए जो कि डायरेक्टली किसानों को बहुत सेवाएं मतलब प्राप्त जी। कराते हैं, जी। जैसे प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, एग्री स्टार्टअप्स, उसमें हमने क्या किया है कि स्टार्टअप्स के साथ एक समझौता किया है। जैसे आवर फूड्स, जी। हैदराबाद में हमने एक आवर फूड्स के साथ स्टार्ट किया था। वो क्या करते हैं, किसानों से अपना जो भी अनाज खरीदते हैं उसको भंडारगृह में लेके आके प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग कराते हैं और फिर ग्रेडिंग करके उसको अच्छे से पैकिंग करा के, ताकि जो मूल्य है उस उत्पादन का, जी। उसका वैल्यू और बढ़े, मार्केट में किसानों को अच्छा मूल्य मिले, उसमें वो मदद करते हैं। इसमें हमने उनको अपना भंडारण क्षमता का प्रयोग करने के लिए 10% का छूट दिया है शुल्क में, और एग्री स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ये छूट, क्योंकि ये छूट हम वेयरहाउस शुल्क में सिर्फ किसानों को देते आए हुए हैं 30%। जी। अभी हम FPOs को भी 30% छूट उपलब्ध करा रहे हैं। स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए हमने ये 10% शुल्क में जो रियायती है जी। वो हमने शुरू किया है। FPOs को किसानों की तरह 30% छूट हम उपलब्ध करा रहे हैं, और उनको हमने अपने भंडारगृहों के साथ मैपिंग किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और अभी तमिलनाडु में भी वो कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो निकटतम भंडारगृह में जो भी भंडारण करने के लिए या वेयरहाउस रिसीट लेने के लिए उनको सेवाएं उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, हम आशा करते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकर आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। किसान प्रशिक्षण सेवा योजना फसल तैयार होने के बाद किसानों को भंडारण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सकता है। नाबार्ड और नेट फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन, इससे किसान उत्पादन संगठनों को भंडारण की सुविधा देना है। इस साझेदारी के तहत देश भर में 5000 से अधिक FPO के लिए अत्याधुनिक भंडारण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भंडार गृह से उत्पाद बेचना, इस सुविधा से उपज या उत्पाद को बार बार लाने व ले जाने के व्यय से बचा जा सकेगा। इसे ई-ट्रेडिंग कह सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के इस मौसम में आप किस तरह से अपनी बकरियों की देखभाल कर सकते हैं। आहार में थोड़ी सी तब्दीलियां किस तरह से आपकी बकरियों को सेहतमंद बना सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से हमारे सेगमेंट में। पशुपालन में इजाफा होता रहे और नुकसान की आशंकाएं कम हों, इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि बदलते मौसम में पशु की खास देखभाल करें। पशुओं में अगर हम बात करें बकरी की, तो इन्हें भी सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने का प्रबंध समय से कर लेना चाहिए। इसके लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। आवास के फर्श का तापमान नियंत्रित रखने के उपाय करें। प्रयास करें कि फर्श सूखा और साफ सुथरा हो। फर्श में पुआल या घास का बिछौना भी रख सकते हैं। इससे बकरियों का शरीर सीधे फर्श के संपर्क में आने से बचेगा और सर्दी लगने की आशंका कम रहेगी। इसके अलावा फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फर्श के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। आवास निर्माण के समय बकरी का शेड हमेशा पूरब और पश्चिम दिशा की ओर बनाएं। इससे शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह फैलेगी, जिससे सर्दियों के साथ साथ मानसून में भी शेड में तापमान के कम होने और नमी से बचा जा सके। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीली तापमान में लंबे समय तक बने रहते हैं। उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें। रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। बल्ब को जमीन से 4 से 5 फीट ऊंचाई पर रखें। सर्दियों के दिनों में जाड़ा लग जाने के डर से ज्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को नहलाते ही नहीं हैं। लेकिन जाड़ों में पशुओं के शरीर की साफ सफाई नहीं होने के कारण पशुओं के शरीर पर वाहे परजीवी कीट, जूं, पिस्सू, किलनी के प्रकोप की आशंका बनी रहती है। इसीलिए धूप निकलने पर सप्ताह में 2 से 3 बार पशुओं को नहलाना चाहिए। बाहरी कीट के बचाव के लिए बोटाक्स और क्लीनर दवा की 2 मिली मात्रा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोलकर ग्रसित पशु के शरीर पर ठीक तरीके से लगाएं। इसके 2 घंटे बाद उस पशु को नहलाएं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले पशु चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। सर्दियों में दुधारू पशुओं को ऊर्जा देने के लिए समय समय पर शीरा या गुड़ खिलाते रहना चाहिए। बकरियों के बच्चों को 30 से 60 ग्राम गुड़ प्रतिदिन के हिसाब से दें। वयस्क बकरियों को 50 ग्राम तक गुड़ रोजाना खिलाएं। इसके साथ ही मेथी सर्दियों में प्रतिदिन खिलाने से जाड़े से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है और साथ ही दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। बकरियों को अधिक हरे चारे की जगह नीम, पीपल, जामुन, बरगद, बबूल आदि की पत्तियां खिलाना चाहिए। इसके अलावा भी यदि किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का पशुपालक कैलेंडर पर। तो क्या कुछ खास है इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, आइए जाने। पशुपालक कैलेंडर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए
पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में सुधार और साथ ही साथ नई तकनीकों के सामंजस्य से मुनाफे के कई द्वार खुल गए हैं और यही वजह है कि अब हमारे युवा खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। जी हां, बड़ी बड़ी नौकरियों को त्याग कर वो खेती किसानी को अपना रहे हैं और आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। युवाओं का लक्ष्य होता है कि वो उच्च शिक्षा लेकर किसी बड़ी कंपनी में सेवाएं दें और वहां उन्हें उनकी शिक्षा और मेहनत के हिसाब से सैलरी पैकेज मिले। ज्यादातर युवा इसी सपने को लेकर बड़े होते हैं। ऐसा ही सपना देखा था उत्तर प्रदेश मेरठ के अजय त्यागी ने। MCA करने के बाद गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में अजय ने करीब 1.5 दशक तक नौकरी की। नौकरी के दौरान अजय मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन अजय को वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजय को बड़ा शहर, अच्छी नौकरी होने के बावजूद शुद्ध वातावरण, सेहतमंद भोजन नहीं मिल पा रहा था। यहीं से अजय ने गांव वापस आकर खेती करने का विचार बनाया। मैंने करीब 1.5 दशक तक एक टॉप MNC में काम किया और जब मैंने ये काम छोड़ा तो मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन था। काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत सीखने को था, बहुत पैसा था, बट जितना मैं इसमें अंदर जा रहा था उसमें ये लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं अच्छा खाना और अच्छी जलवायु आसपास वो कम होती जा रही थी। कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अच्छा खाने को, जहर मुक्त खाने को आसपास नहीं था। तो मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मुझे ये आइडिया हो गया कि ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है और मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो अपने घर वालों को समझाना था, अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना था कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ और अगर मैं ये बोल देता कि मैं डेयरी कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा मेरी मुसीबतें बढ़ सकती थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी डेयरी को बैक बर्नर पे रखते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं। अजय के इस निर्णय ने परिवार को चौंका दिया। 2015 में अजय ने नौकरी छोड़ कृषि का रुख किया। अजय के इस निर्णय में 2 समस्याएं आ रही थी। पहली तो परिवार वालों को कैसे मनाया जाए और दूसरा कृषि में नया क्या किया जाए।
काफी रिसर्च करने के बाद अजय ने जैविक खेती करने का निर्णय किया। अजय के इस फैसले में परिवार ने हामी भर दी और शुरू हुआ खेती का सिलसिला। ये डिसीजन मेरे लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि हमारी पैतृक ज़मीनें थी, हमारे पास एक्सपर्टीज़ थी क्योंकि पापा ने भी इनिशियल डेज पे खेती की थी और चाचा अब तक खेती कर रहे थे। तो मुझे ये था एक्सपर्टीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा नवीनीकरण लाना है, थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाना है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और अलाइनमेंट अपने घर वालों का करना है। अजय जैविक खेती अपनाकर आज अपने खेतों में मौसमी सब्जियां, अनाज, कई तरह के फल, मसाले उगाते हैं और उन्हें प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचते हैं। उनके इस काम में उनका भाई वासु बराबरी में सहायता करता है। अजय उत्पाद की मार्केटिंग और सेल्स देखते हैं तो वासु पैकेजिंग और डिलीवरी देखते हैं। अजय अपनी फसलों से 60 से ज्यादा तरह के उत्पाद बेचते हैं। खेती में नुकसान की आशंका को कम करने के लिए अजय फसल चक्र अपनाते हैं। अजय मानते हैं कि फसल खुद फसल का बीमा करती है। मल्टीलेटर खेती में अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल उस नुकसान की भरपाई करती है। इसके साथ अजय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बाजार में किन उत्पादों की मांग ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखकर अजय काले धान की खेती कर रहे हैं, जिसे वो 350 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचते हैं। अजय की ये प्रयास दूसरे युवा किसानों तक पहुँचे, इसके लिए अजय प्रशिक्षण भी देते हैं। इस दौरान अजय बफर जोन के लाभ के बारे में भी बताते हैं। इस खेत में जैसे देख सकते हैं मैंने मक्का भी लगाई हुई है और मैंने उड़द भी लगाई हुई है। अब उड़द एक लेग्यूमिनस क्रॉप है जो नाइट्रोजन जो एयर की होती है अपनी जड़ों में फिक्स कर देती है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू वो काम करता है। अब वो कह रहा है कि आपको फ्री में नाइट्रोजन मिल रही है इस खेत में, और यही जो आपकी मक्का है उसको यूज़ करके आपको प्रोडक्शन दे रही है। तो ये कंपेनियन क्रॉप की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इस तरीके से आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप चुनेंगे अपने खेत के लिए तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। बफर जोन के तहत खेत के चारों ओर ऐसे पौधों को लगाया जाता है जिससे पक्षी, कीट और पतंगे आकर्षित हो और फसलों से बेहतर उत्पादन मिले। नौकरी छोड़कर खेती से जुड़ना अजय के लिए लाभदायक साबित हुआ और ये संभव हो पाया अजय के मजबूत इरादों और मेहनत से। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान अजय त्यागी। हम उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी जरूर इनसे प्रेरित होंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। किसी ना किसी की बने यहाँ एक अलग पहचान, पहचान, पहचान अपनी बना पहचान। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। तुम भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना। और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो, तो मैं भी असुर और तुम भी असुर। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छी वो स्पोर्ट्स में। मैं उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर देखता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाड प्यार की वजह से हो रहा है। संजय,
तुमको तमीज नहीं है इस बात की कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और रही बात इन 2 बच्चों की, इनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी जिंदा हूँ। कैसी एक पहेली भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। बदलते भारत की शान।